हर हर महादेव। दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी ही भाग 39। निशी को जब वंश के बारे में पता चला तो वह पूर्वी की स्कूटी लेकर फिल्म सिटी से निकल गई। फिल्म सिटी से वंश का फ्लैट काफी दूर था, लेकिन निशी को इसकी परवाह नहीं थी। वंश के बारे में सोचते हुए निशी बस चली जा रही थी। निशी बिल्डिंग के सामने पहुंची। गार्ड नवीन को जानता था, इसलिए उसने निशी को अंदर आने से नहीं रोका। निशी ने अपनी स्कूटी को पार्किंग में लगाया और लिफ्ट के सामने चली आई। लिफ्ट से निशी ऊपर आई और बाहर निकलकर वंश के फ्लैट के सामने आकर डोरबेल बजा दी। निशी ने कुछ देर इंतजार किया, लेकिन वंश ने दरवाजा नहीं खोला। किसी अनहोनी के डर से निशी ने बार बार डोरबेल बजाने लगी और तब तक बजाते रही जब तक वंश ने दरवाजा नहीं खोल दिया। वंश ने दरवाजा खोला और कहा, बस करो, ये क्या कर रही हो तुम? वंश को अपने सामने देखकर निशी के मन को तसल्ली मिली, लेकिन अगले ही पल उसका मन फिर चिंताओं से भर गया। सामने खड़ा वंश काफी बीमार दिख रहा था। निशी उसे देखने लगी तो वंश ने अंदर जाते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वंश की आवाज से निशी की तंद्रा टूटी और उसने अंदर आते हुए कहा, तुम शूटिंग पर क्यों नहीं गए? मैं जब से यहाँ आया हूँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मैं काफी बीमार महसूस कर रहा हूँ, वंश ने सोफे पर बैठते हुए कहा। निशी वंश के पास आई और उसका सर छूकर कहा, तुम्हें तो बुखार है, क्या तुमने दवा ली? वंश ने ना में सर हिला दिया तो निशी उसे घूरते हुए कहने लगी, तुम सच में अजीब हो। तुम्हारी तबीयत खराब है और तुमने किसी से कहा क्यों नहीं? तुम डैड को कॉल कर सकते थे ना। मेरा फोन खराब हो चुका है। कहाँ से करता फोन? 3 दिन से माँ से भी बात नहीं हुई है और इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं घर आ सकूं, वंश ने बुझे मन से कहा और हाथ में पकड़े रुमाल से अपना नाक पोंछने लगा। तुमने कुछ खाया? निशी ने सवाल किया। वंश ने इस बार भी ना में सर हिला दिया। वंश को खाना बनाना नहीं आता था। जैसे तैसे करके उसने 2 दिन ब्रेड, जैम और मैगी खाकर काम चलाया। वैसे भी तबीयत खराब होने की वजह से उसे भूख भी कम लगती थी। निशी ने सुना तो उसे दुख भी हुआ और बुरा भी लगा। उसने अपने बैग से फोन निकाला और वंश की तरफ बढ़ाकर कहा, ये लो, मेरे फोन से आंटी से बात कर लो। तुम्हारा फोन न लगने से आंटी खामखा परेशान हो जाएंगी। निशी को परवाह करते देखकर वंश को अच्छा लगा। उसने निशी के हाथ से फोन लिया और सारिका का नंबर डायल किया। वंश को अकेला छोड़कर निशी किचन की तरफ चली गई। वंश ने सारिका से बात की, लेकिन उसे अपने बीमार होने के बारे में नहीं बताया। सारिका को वंश की आवाज से अंदाजा हो गया था, लेकिन वंश ने सारिका से कहा कि वह ठीक है। सारिका से बातें करते हुए वंश अपनी बालकनी की तरफ चला आया। बात करते हुए उसने एक बार किचन की तरफ देखा, जहां निशी कुछ काम कर रही थी। वंश एकटक निशी को देखता रहा। वंश, तुम अपना ख्याल रख रहे हो ना बेटा? देखो, अगर किसी तरह की परेशानी हो तो तुम नवीन से कहना, वो मदद कर देगा, सारिका ने कहा। माँ, मेरा ख्याल रखने के लिए निशी यही है, वंश ने निशी को देखते हुए कहा। कौन निशी? क्या निशी वहां है? सारिका ने पूछा। निशी? मैंने निशी कब कहा? मैंने कहा मेरा ख्याल रखने के लिए आप यही है ना माँ? मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ, वंश ने एकदम से बात बदलते हुए कहा और वापस बालकनी की ओर पलट गया। हम भी तुम्हें बहुत मिस करते हैं। अच्छा, तुम्हारी मुन्ना से बात हुई? सारिका ने पूछा। वंश को याद आया कई दिनों से उसने मुन्ना से बात ही नहीं की थी, लेकिन उसने सारिका को नहीं बताया और कहा, हाँ माँ, अभी 2 दिन पहले ही हुई थी। 3 हफ्ते बाद मुन्ना और गौरी की सगाई है इंदौर में, तो तुम आ रहे हो ना बेटा? सारिका ने पूछा। माँ, ये भी कोई पूछने की बात है भला? मुन्ना मेरा भाई है, उसकी सगाई मेरे बिना कैसे हो सकती है? मैं जरूर आऊंगा, वंश ने कहा। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना और हाँ, जल्दी आना, तुम्हारी बहुत याद आ रही है, सारिका ने कहा और कुछ देर बाद फोन रख दिया। सारिका से बात करते हुए वंश को थोड़ा अच्छा लगा। उसने फोन रखा और अगले ही पल जोर जोर से खांसने लगा। किचन में काम करती निशी ने सुना तो वह गिलास में गुनगुना पानी लेकर वंश की तरफ आई और ग्लास उसकी तरफ बढ़ाकर कहा, पानी पी लो। वंश ने ग्लास लिया और पानी पीकर निशी की तरफ बढ़ा दिया और कहा, थैंक्स।
तुम ज्यादा घूमो मत, वहां चलकर बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आती हूँ। निशी ने किचन की तरफ जाते हुए कहा। ये आज इस छिपकली को क्या हो गया है, मेरे लिए खाना बना रही है, कहीं इसने मेरे खाने में कुछ मिला दिया तो? नहीं नहीं, ये इतनी बुरी भी नहीं हो सकती, देखता हूँ क्या बनाया है इसने। वैसे लगता तो नहीं उसे कुछ बनाना आता होगा। वंश बड़बड़ाया और हॉल में चला आया। निशी ने प्लेट लाकर टेबल पर रखा। वंश ने देखा प्लेट में 2 ब्रेड के साथ ऑमलेट था, जो कि दिखने में काफी अच्छा लग रहा था। साथ में गर्मा गर्म चाय थी। ऑमलेट देखते ही वंश के मुंह में तो पानी आ गया। उसने जैसे ही खाने के लिए हाथ बढ़ाया, निशी ने कहा, रुको, इसे मत खाना। वंश ने सुना तो निशी की तरफ देखा और कहा, देखा, मैं जानता ही था तुमने जरूर इस खाने में कुछ ना कुछ मिलाया है, तभी मुझे इसे खाने से मना कर रही हो, है ना? ओ निशी, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों तुम मुझे मारना चाहती हो? अब तो मैंने तुम्हारा घर भी छोड़ दिया। बताओ क्या मिलाया है इसमें? चूहे मारने की दवा या फिर कोई महंगा जहर? क्यों तुम मुझे भरी जवानी में मारने का सोच रही हो? अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। ओ जस्ट शट अप। मैंने तुम्हें इसलिए रोका था कि खाने से पहले तुम जाकर हाथ धो सको, निशी ने गुस्से से कहा। वंश ने सुना तो झेप गया और वॉश बेसिन की तरफ जाकर हाथ धोने लगा। क्या हो गया है तुझे? उस बेचारी ने इतनी मेहनत से तेरे लिए नाश्ता बनाया और तू उसे गलत समझ रहा है? हाथ धोकर वंश वापस हॉल में आया और सोफे पर बैठते हुए कहा, आई एम सॉरी। निशी ने वंश को घूर कर देखा और कहा, तुम नाश्ता करो, तब तक मैं तुम्हारे लिए दवा लेकर आती हूँ। मैं ठीक हूँ। अरे सुनो, वंश ने कहा, लेकिन निशी तब तक वहां से जा चुकी थी। निशी के जाने के बाद वंश ने नाश्ता किया, चाय पी और वहीं सोफे पर लेट गया। नाश्ता और चाय दोनों ही अच्छे थे। कुछ देर बाद निशी आई, उसके हाथ में दवा थी। उसने टेबल पर पड़ी प्लेट और चाय का कप उठाया और उन्हें किचन में रख दिया। निशी दवा और पानी का ग्लास लेकर वंश के पास आई और कहा, वंश, ये दवा ले लो, इससे तुम्हारा बुखार ठीक हो जाएगा। निशी ने कहा। वंश उठकर बैठ गया। उसके बाल बिखर कर माथे पर आ रहे थे। निशी ने दवा निकालकर वंश की हथेली पर रखा और पानी का ग्लास उसकी ओर बढ़ा दिया। वंश ने दवा खाई, पानी पिया और वापस लेट गया। ठंड उसे अब भी लग रही थी। ये देखकर निशी कमरे से गई तो उसका सर चकरा गया। कमरे में वंश के कपड़े और सामान यहाँ वहां फैला पड़ा था। निशी ने कबर्ड से कंबल निकाला और बाहर लाकर वंश को उठा दिया। अगले ही पल निशी का फोन बजा। उसने देखा फोन पूर्वी का है तो उसने फोन उठाया और वंश के कमरे में चली आई। निशी ने फोन उठाकर कहा, हेलो। निशी, कहाँ हो तुम? मैं यहाँ कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, पूर्वी ने पूछा। मैं वंश के साथ हूँ, आई मीन उसके फ्लैट पर, निशी ने धीरे से कहा। व्हाट? तुम वंश के साथ उसके फ्लैट पर क्या कर रही हो? पूर्वी ने हैरानी से पूछा। वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, और अगर मॉम का कॉल आए तो कहना मैं तुम्हारे साथ हूँ, थोड़ा सा संभाल लेना प्लीज, निशी ने कहा। वो तो मैं संभाल लूंगी, पर तुम वंश के साथ हो, कहीं तुम्हें सच में उससे, पूर्वी ने कहा और वह अपनी बात पूरी कर पाती इससे पहले ही निशी ने कहा, शट अप पूर्वी, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा सुनो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, बाय बाय बाय। निशी ने फोन काट दिया और वहीं बैठकर मन ही मन खुद से कहने लगी, वंश की तबीयत खराब है और उस गधे ने किसी को बताया भी नहीं। इतने दिन से वह अकेला परेशान हो रहा था, एटलीस्ट मुझे तो बता सकता था ना। उसे इस हाल में अकेले छोड़कर जाना सही नहीं होगा। जब तक वो ठीक नहीं हो जाता मुझे यहीं रुकना चाहिए, लेकिन तब तक यहाँ रुककर मैं क्या करूंगी? ओह, करना क्या है? जब तक वंश का बुखार सही नहीं होता तुम उसके इस कबाड़ खाने को इंसानों के रहने लायक बना सकती हो, और क्या। निशी उठी और कमरे में बिखरे वंश के सामान को समेटने लगी। निशी के मन में वंश को लेकर भावनाएं तो थी, लेकिन हर बार वंश से झगड़ने की बात भी वह उसके पास चली आती थी। निशी ने वंश के सभी कपड़े अच्छे से तय किए और उन्हें कबर्ड में रखने लगी। सभी जरूरी सामान सही जगह पर रखे और बेडशीट को सही किया। कमरे की सफाई कर निशी किचन में आई, जहां काफी सारे गंदे बर्तन रखे थे। निशी ने उन्हें धोना शुरू किया। इतना काम निशी ने कभी अपने घर में भी नहीं किया था, इसलिए सब काम करने के बाद वह थक गई और वंश के सोफे के सामने पड़े सोफे पर आकर बैठ गई। थकान की वजह से निशी को नींद आ गई।
और उसका सर सोफे के हत्थे से जा लगा। वह बैठे बैठे ही सो गई। बनारस मुरारी का घर। दोपहर के खाने के समय मुन्ना और मुरारी बैठकर खाना खा रही थी। वहीं बैठी अनु उन्हें खाना परोस रही थी। पिछले 3 दिन से मुरारी और अनु के बीच बातचीत बंद थी। अनु ने जब से मुरारी को उर्वशी के साथ देखा था तब से ही वह मुरारी से खासा नाराज थी। यहाँ तक कि अपने ही घर में मुरारी को अपने ऑफिस रूम में सोना पड़ता था। मुन्ना को इसकी खबर नहीं थी। उसे लगा हमेशा की तरह उसके माँ पापा किसी बात पर नाराज होंगे। अनु को खाना परोसते देखकर मुरारी ने धीरे से मुन्ना से कहा, अपनी माँ से कहो खाना खा ले, परोसने का काम हम खुद कर लेंगे। माँ, मुन्ना ने इतना ही कहा कि अनु बोल पड़ी, मुन्ना अपने पापा से कहो परवाह उनकी करे जिन्हें उनकी परवाह करने की जरूरत है। मुन्ना ने कुछ कहने के लिए मुरारी की तरफ देखा तो मुरारी पहले ही बोल पड़ा, मुन्ना अपनी माँ से कहो हमको पूरे बनारस की परवाह है, तो का सबका गुस्सा वो हम अकेले पर निकालेगी। मुन्ना ने बेचारगी से अनु को देखा तो अनु ने कहा, मुन्ना अपने पापा से कहो अगर आदमी की हरकतें सही हो तो गुस्सा उतारने की जरूरत नहीं पड़ती। मुन्ना ने एक बार फिर मुरारी की तरफ देखा तो मुरारी ने उछलते हुए कहा, अरे कौन सी हरकतें, साला तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कोनो बहुत बड़ा कांड कर दिए हो हम। मुन्ना कहो इनसे जरा हमने उम्र का तो लिहाज करे। बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए गुलाटी मारना नहीं भूलता। कहकर अनु वहां से चली गई तो मुरारी ने पीछे से कहा, तुम का हमको बंदर कह रही हो? मुन्ना अपने पापा से कहो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था, बाकी वो खुद को ये समझना चाहे तो समझ सकते हैं, वैसे भी दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। अनु ने जाते जाते कहा और अपने कमरे का दरवाजा बहुत जोर से बंद किया। हाँ तो तुम भी कोई कटरीना कैफ नहीं हो जो हम सलमान बन के तुम्हारे पीछे आएंगे। मुरारी ने भी तैश में आकर कहा। अनु मुरारी की इन बातों से मुन्ना अच्छा खासा परेशान हो चुका था, इसलिए उठा और जाने लगा तो मुरारी ने कहा, का बेटा तुम कुछ कहोगे कि नहीं? मुन्ना ने एक गहरी सांस ली और कहा, पापा बाकी सब तो ठीक है लेकिन आप सलमान तो किसी भी एंगल से नहीं लगते। दफा हो जाओ यहां से, तुम भी अपनी माँ के साइड हो गए हो मुन्ना, मुरारी ने कहा और उठकर वहां से चला गया। मुन्ना मुस्कुराया और मन ही मन कहा, क्या पापा आप भी बड़े हो गए हैं लेकिन अभी तक बचपना नहीं गया आपका। इंदौर पुलिस स्टेशन। अपने कैबिन में बैठा शक्ति किसी सोच में डूबा हुआ था। विश्वास गर्ग उस केस से जुड़ा था और वह काशी के कॉलेज से था, लेकिन जब शक्ति ने काशी से विश्वास के बारे में पूछा तो काशी ने साफ मना कर दिया। वह किसी विश्वास को नहीं जानती। यहां से शक्ति के लिए चीजें और मुश्किल हो गई। आखिर ऐसा क्या था जो काशी उससे छुपा रही थी? उसने विश्वास को पहचानने से मना क्यों कर दिया? बस यही बातें शक्ति को परेशान कर रही थी। शक्ति अपने ख्यालों में डूबा था तभी कांस्टेबल आया और कहा, सर। कांस्टेबल की आवाज से शक्ति की तंद्रा टूटी और उसने कहा, हाँ कहो क्या बात है? सर मुझे 2 घंटे की छुट्टी चाहिए, किसी जरूरी काम से बाहर जाना है। कांस्टेबल ने कहा, क्या हुआ, सब ठीक है? शक्ति ने पूछा। बाबा तुम चल रहे हो या मैं जाऊं? कांस्टेबल कुछ कहता इससे पहले ही 23-24 साल एक लड़का अंदर आते हुए कांस्टेबल से कहता है। शक्ति ने देखा लड़का नशे में था और उससे शराब की बदबू आ रही थी। शक्ति ने लड़के को देखा और कहा, ए कौन हो तुम और अंदर कैसे आए? माफ करना सर, ये मेरा बेटा है, इसने शराब पी रखी है, आप इसके मुंह मत लगिए। मैं इसे घर छोड़ने जा रहा था, मैंने इसे बाहर रुकने को कहा लेकिन ये अंदर आ गया। ए तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं कहता हूँ बाहर चल यहाँ से, चल। ये बड़े साहब है, तूने इनके सामने बदतमीजी कैसे की? चल यहाँ से बाहर चल। कांस्टेबल ने कहा। 1 मिनट, शक्ति ने कहा और कुर्सी से उठकर लड़के के सामने चला आया। लड़के के मुंह से आती बदबू। शक्ति ने अपनी नाक पर उंगली रखी और फिर अपना हाथ लड़के के कंधे पर रखकर कहा, देखो इस उम्र में ये सब नशे करना सही नहीं है। तुम्हारे पापा यहाँ एक अच्छी पोस्ट पर है, तुम्हें सबके सामने उनकी इज्जत को मिट्टी में नहीं मिलाना चाहिए। लड़के ने एक नजर शक्ति को देखा और अपने कंधे पर रखा हाथ नीचे करके कहा, ये लेक्चर किसी कॉलेज में जाकर दोगे तो ज्यादा सही रहेगा। ये मेरी लाइफ है, मैं इसमें जो करूं, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले?
जाकर उसे ढूंढो जिसने तुम पर गोली चलाई। लड़के के मुंह से गोली का नाम सुनकर शक्ति हैरान रह गया और अगले ही पल उसने लड़के की कॉलर पकड़ ली। तो दोस्तों ये था मैं तेरी हीर भाग 39। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। बाय बाय। अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें मैं तेरी हीर मेरे साथ। बाय बाय।